सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। साथियों, जैसा कि आज दिन है बुधवार और बुधवार के दिन हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली कक्षा में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था कि भाई भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। ठीक, उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है भाषा एवं लिपि। भाषा क्या है, भाषा के अंग कितने हैं, भाषा के रूप कितने हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो आज हम उन्हीं 22 भाषाओं के बारे में बात करेंगे। उनके किन किन राज्यों में बोली जाती है वो भाषाएं, उनकी बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे उन भाषाओं की लिपि के बारे में कि उन भाषाओं में कौन कौन सी लिपियां आपकी इस्तेमाल होती हैं। तो साथियों, आपको मालूम है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक, कि संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इन 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो संविधान में आपको मिलता है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका जो उल्लेख है वो मौजूद है। ठीक, कि 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं उन 22 भाषाओं की जो संविधान में दर्ज हैं, जिनको दर्जा प्राप्त है संविधान द्वारा, और उनके राज्य के बारे में कि भाई किन किन राज्यों में वो बोली जाती हैं और उनकी लिपि क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों, तो अभी हमने देखा कि भाई संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है। अब ये कौन सी 22 भाषाएं हैं, इनके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि भाई ये जो 22 भाषाएं हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, हम यहां 3 कॉलम बनाने वाले हैं कि भाई 1, 2 और तीसरा। इन 3 कॉलम्स के अंदर सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि भाई भाषा क्या है, कि कौन सी भाषा की हम बात कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे कि भाई राज्य कौन कौन से हैं जिनमें वो बोली जाती है, अधिकतर बोली जाती है। फिर हम बात करेंगे उसकी लिपि की कि भाई उसकी लिपि क्या है। इस प्रकार से आपके पास एक टेबल मौजूद होगी बाद में, जिसमें उन 22 भाषाओं का उल्लेख होगा जिसको संविधान द्वारा मान्यता प्रदान है, वो किन किन राज्यों में बोली जाती है और उनकी लिपि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली भाषा जो है आपकी हिंदी भाषा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भाई हिंदी भाषा जो है हमारे देश की राजभाषा है, जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था और उसी दिन से 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी आपके कई राज्यों में बोली जाती है। जैसे कि भाई सबसे पहले मध्य प्रदेश हमारा, ठीक, फिर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड,
इसके अलावा राजस्थान, इसके अलावा बात करें झारखंड, बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और एक राज्य और बचा है साथियों, जो कि है दिल्ली। ठीक, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली, ये कुछ राज्यों के नाम हैं जहां हिंदी मुख्य तौर पर बोली जाती है। ठीक, और हिंदी की लिपि आपको मालूम ही होगा कि हिंदी में जो लिपि इस्तेमाल होती है वो है देवनागरी लिपि। ठीक, हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। तो हमने देखा कि हिंदी जो है इन कुछ राज्यों में बोली जाती है जिनके मैंने अभी नाम आपको लिखे हैं, और इसकी जो लिपि इस्तेमाल की जाती है वो है आपकी देवनागरी लिपि। चलते हैं अगली भाषा की तरफ कि भाई संविधान में दूसरी भाषा कौन सी है। तो अगली जो भाषा है वो है आपकी संस्कृत भाषा। ठीक, संस्कृत भाषा जो कि कई भाषाओं की जननी है, हिंदी भाषा की भी जननी है संस्कृत भाषा। ठीक, अगर संस्कृत भाषा की पहले में देवनागरी लिपि की बात करूं तो वही जो हिंदी भाषा की लिपि है वही इसकी लिपि है कि भाई देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा की लिपि जो इसमें इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं कि भाई ये कहां कहां बोली जाती है, किन किन राज्यों में बोली जाती है। तो साथियों, ये हमारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि भाई ये किसी भी राज्य में आजकल आपको नहीं दिखाई देती है, कि जनसंपर्क की भाषा ये अब नहीं रही है। संस्कृत जानने वाले कुछ ही विद्वान आपके या मैं कहूं कि हमारे देश में मौजूद हैं। संसार में कई विद्वान आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो दायरा है वो काफी सीमित रह चुका है। भाई संस्कृत भाषा का इस तरीके से ह्रास हुआ है कि दूसरी भाषाएं हावी होने लगी हैं कि भाई इंग्लिश जो लैंग्वेज हमारी नहीं है वो हिंदी को भी दबाने लगी है। ठीक, और संस्कृत भाषा आजकल किसी भी राज्य में आपको बोलते हुए लोग दिखाई नहीं देंगे। पहले यानी बहुत समय पहले संस्कृत जो है वो जन जन की भाषा हुआ करती थी, लोग उसमें एक दूसरे से संपर्क किया करते थे। लेकिन आजकल संस्कृत का उपयोग जो है केवल विद्यालयों में होता है, एक सब्जेक्ट के तौर पर उसे पढ़ाने की। विद्यार्थी भी उसमें कम रुचि दिखाते हैं। ठीक, और विद्वानों की भी काफी मुझे लगता है कि कमी हो गई है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई हमें संस्कृत जो भाषा है हमारी हिंदी भाषा की जननी है उसका प्रचार प्रसार करना होगा और इसको जीवंत बनाए रखना होगा कि भाई आप संस्कृत को प्रमोट करेंगे और दूसरे लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई हमें संस्कृत भी सीखनी चाहिए, तो लोग प्रेरित होंगे और हमारी जो धरोहर है संस्कृत भाषा जो कि हिंदी भाषा की जननी भी है उसको हम बचा पाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो आगे चल के संस्कृत बिल्कुल ही विलुप्त हो जाए। ठीक, कई स्कूलों में भी मैं देखता हूं कि भाई आपने सुना होगा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के तहत आपको 3 भाषाएं स्कूल में सिखानी होती है कि भाई पहली आपकी स्थानीय भाषा हो गई, दूसरी आपकी सेकंड लैंग्वेज, ठीक, कि भाई जैसे हिंदी भाषी राज्य है तो पहली भाषा हिंदी हो गई, दूसरी इंग्लिश हो गई। यदि हिंदी भाषी राज्य नहीं है तो पहली भाषा वहां की स्थानीय भाषा हो गई, दूसरी भाषा इंग्लिश हो गई, तीसरी हिंदी हो गई। लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में कि भाई पहली भाषा हिंदी है, दूसरी अंग्रेजी है और तीसरी जो भाषा है वो कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है जो आजकल चलन में है। तो उस पर हम संस्कृत की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे सकते? आजकल कई स्कूलों में फ्रेंच सिखाई जाती है, मैंडरिन सिखाई जाती है, लेकिन संस्कृत की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे संस्कृत भी हमारे पास बनी रहे। ठीक, तो साथियों हमने पढ़ा कि पहली भाषा जो हिंदी भाषा हमारे देश की राजभाषा भी है वो इन राज्यों में बोली जाती है जिसकी लिपि है देवनागरी। दूसरी भाषा हमने देखी कि संस्कृत भाषा जिसकी लिपि देवनागरी है, लेकिन आजकल ये मुख्य रूप से कहीं नहीं बोली जाती। विद्वान जन ही हैं जो संस्कृत भाषा को जानते हैं। अगर एक विद्वान दूसरे विद्वान से मिलता है तभी क्या है संप्रेषण संस्कृत भाषा में हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे हम आगे की भाषाओं की चर्चा करेंगे। साथियों, तो ये अभी हमने देखी 2 भाषाएं, चलिए चलते हैं तीसरी भाषा की तरफ। तो तीसरी जो भाषा है वो है आपकी मराठी भाषा।
आपको मालूम ही होगा कि मराठी भाषा जो है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। और अगर इसकी लिपि की बात करें तो इसकी भी वही लिपि है जो हिंदी भाषा की लिपि है, यानी कि देवनागरी लिपि। ठीक, तो भाई मराठी आपकी महाराष्ट्र में बोली जाती है, जिसकी लिपि भी है देवनागरी लिपि। अब चौथी भाषा की तरफ चलते हैं। चौथी भाषा जो कि है मलयालम भाषा। ठीक, मलयालम भाषा जो है साथियों केरल राज्य में बोली जाती है। ठीक, केरल में बोली जाती है। और अगर इसकी लिपि की बात करें तो इस भाषा का नाम और इसकी लिपि का नाम समान है, यानी इसकी जो लिपि है वो है मलयालम लिपि। ठीक, अब चलते हैं पांचवी भाषा की तरफ। तो पांचवी जो आपकी भाषा है वो है मैथिली भाषा। ठीक, मैथिली जो भाषा है वो आपकी बिहार राज्य में बोली जाती है। बड़ी ही प्यारी भाषा है, मैथिली भाषा आपकी बिहार राज्य में बोली जाती है। यदि इसकी लिपि की बात करें तो इसकी जो लिपि है वो भी आपकी देवनागरी लिपि है। ठीक, मैथिली भाषा बिहार में बोली जाती है और इसकी भी लिपि आपकी है देवनागरी लिपि। अब बात करते हैं छठवीं भाषा की, कि भाई छठवीं जो भाषा है वो है संथाली भाषा। संथाली भाषा जो है आपकी मुख्य रूप से झारखंड में बोली जाती है। ठीक, और इसकी अगर लिपि की बात करें तो इसकी भी वही लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक, साथियों झारखंड में जो संथाली भाषा है, ठीक, उसकी लिपि है देवनागरी, जिसे संथाली भाषा में वहां ओल सिमेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओल सिमेट। तो अभी हमने चार और भाषाओं की बात की कि भाई तीसरी भाषा है आपकी मराठी भाषा, जो महाराष्ट्र में बोली जाती है, जिसकी लिपि है देवनागरी लिपि। चौथी भाषा जो है वो है मलयालम भाषा, जो कि केरल राज्य में बोली जाती है। और उसकी लिपि की बात करें तो उसकी लिपि भी मलयालम लिपि है। ठीक, अगली जो भाषा है यानी कि पांचवी भाषा जो है मैथिली भाषा, जो आपकी बिहार राज्य में बोली जाती है और इसकी लिपि भी आपकी देवनागरी लिपि है। फिर छठवीं भाषा की तरफ चले तो छठवीं जो भाषा है वो है संथाली भाषा, जो कि झारखंड में बोली जाती है। उसकी भी लिपि है देवनागरी, जिसे हम संथाली भाषा में ओल सिमेट भी कहते हैं। तो साथियों ये चार और भाषाएं थी जिनके बारे में हमने बात की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों अभी हमने 6 भाषाओं के बारे में बात कर ली है। अब चलते हैं 7वीं भाषा की तरफ। तो 7वीं जो आपकी भाषा है वो है सिंधी भाषा। ठीक, सिंधी भाषा। सिंधी जो भाषा है वो आपकी मुख्य रूप से किसी भी राज्य में नहीं बोली जाती और इसकी जो लिपि इस्तेमाल होती है वो है अरबी लिपि। ठीक, सिंधी भाषा मुख्य रूप से ज्यादा किसी राज्य में बोली नहीं जाती। जो सिंधी लोग होते हैं वो इस भाषा का ज्यादा प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। इसकी जो लिपि है आपकी अरबी लिपि। ठीक, साथियों अब बात करते हैं 8वीं भाषा की। 8वीं जो आपकी भाषा है मणिपुरी। ठीक, इस भाषा में ही इसके राज्य का नाम छुपा हुआ है। मणिपुरी जो भाषा है वो आपकी मणिपुर राज्य में बोली जाती है। ठीक, और इसमें जो लिपि इस्तेमाल होती है वो भाषा के ही नाम की लिपि है, यानी कि मणिपुरी लिपि। मणिपुरी लिपि जिसे वहां की स्थानीय भाषा में मेतेई भी कहते हैं, मणिपुरी या मेतेई लिपि। ठीक, अगली भाषा की बात करते हैं जो कि है आपकी बोडो। आपने बोडो नाम सुना होगा। बोडो जो भाषा है वो आपकी असम राज्य में बोली जाती है। और
अगर इसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि है देवनागरी। ठीक, इसके साथ ही असम में एक और भाषा बोली जाती है जिसका नाम है असमिया लिपि, सॉरी असमिया भाषा। असमिया जो भाषा है वो भी आपकी असम में बोली जाती है। और अगर बात करें इसकी लिपि की तो इसकी जो लिपि इस्तेमाल होती है वो है असमी लिपि। असमी, असमिया भाषा की लिपि जो है असमी लिपि, जो कि असम में बोली जाती है। अभी हमने 4 और भाषाओं की बात कर ली है। आपकी 7वें नंबर की है सिंधी भाषा, जो कि आपकी किसी भी मुख्य रूप से राज्य में नहीं बोली जाती और इसकी जो लिपि है वो है अरबी लिपि। फिर है आपकी मणिपुरी भाषा, जो कि मणिपुर में बोली जाती है। ठीक, इसकी जो लिपि है वो है आपकी मणिपुरी लिपि, जिसे हम वहां की भाषा में मेतेई भी कहते हैं। ठीक, अगली जो भाषा है आपकी बोडो भाषा। बोडो भाषा आपकी असम में बोली जाती है। इसकी जो लिपि है वो भी है आपकी देवनागरी लिपि। और असम में एक और भाषा बोली जाती है जिसका नाम है असमिया। असमिया जैसा कि असम में बोली जाती है और इसकी जो लिपि है वो है असमी लिपि। उम्मीद करता हूं साथियों अभी तक आपको ये जानकारी समझ आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों अब हम अन्य भाषाओं की बात करने वाले हैं, जो आगे बात करने वाले हैं, जिनके नाम मैंने पहले ही लिख लिए हैं, जिससे थोड़ा सा समय बचाया जा सके और लिपि की भी बात की जा सके। तो भाई जैसा कि 11वीं जो भाषा है वो है आपकी उड़िया भाषा, जो आपकी ओडिशा में बोली जाती है और इसकी जो लिपि है वो है उड़िया लिपि। ठीक, अगली जो भाषा है आपकी कन्नड़ भाषा, जो कि कर्नाटक में बोली जाती है और इसकी लिपि जो इस्तेमाल होती है वो है कन्नड़ लिपि। फिर है कश्मीरी भाषा। कश्मीरी भाषा आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। पहले तो ये एक राज्य था, लेकिन अब ये एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो कश्मीरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इसकी लिपि जो इस्तेमाल होती है वो है फारसी, अरबी और शारदा, तीनों ही लिपि आपको देखने को मिलती है। फिर अगली जो भाषा है डोगरी भाषा, ये एक और भाषा है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इस भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। ठीक, फिर अगली भाषा है आपकी कोंकणी भाषा, जो गोवा में बोली जाती है और इसकी भी लिपि है आपकी देवनागरी लिपि। अगली यानी कि 16वीं जो भाषा है वो है गुजराती भाषा, जो नाम से ही समझ में आ रहा है गुजरात में बोली जाती है और इसकी जो लिपि है वो है गुजराती लिपि। ठीक, तो 6 अन्य भाषाओं की बात की कि भाई आपकी उड़िया जो ओडिशा में बोली जाती है जिसकी लिपि है उड़िया लिपि। फिर कन्नड़ भाषा जो कर्नाटक में बोली जाती है जिसकी कन्नड़ लिपि है। ठीक, फिर है कश्मीरी भाषा जो जम्मू कश्मीर यानी कि एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, अभी ये राज्य नहीं है। ठीक, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और इसमें जो लिपि इस्तेमाल होती है वो है फारसी, अरबी और शारदा। फिर आपकी डोगरी भाषा जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, इसकी लिपि है आपकी देवनागरी। डोगरी भाषा भी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। फिर है आपकी कोंकणी भाषा जो गोवा में बोली जाती है और इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। फिर है अगली आपकी गुजराती भाषा जो कि गुजरात में बोली जाती है और इसकी लिपि गुजराती लिपि इसमें इस्तेमाल होती है। तो ये अन्य 6 भाषाएं थी, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और जो बची हुई 6 भाषाएं हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। भाई आपकी 17वें नंबर की भाषा है तमिल भाषा, जो कि तमिलनाडु राज्य में बोली जाती है। इसकी जो लिपि इस्तेमाल होती है वो है तमिल लिपि। ठीक, अगली जो भाषा है आपकी तेलुगु भाषा। भाई तेलुगु भाषा आपकी आंध्र प्रदेश में बोली जाती है और इसकी लिपि जो है वो है तेलुगु लिपि, उसी के भाषा के ही नाम पर। फिर है आपकी नेपाली भाषा। ठीक, कि भाई नेपाली भाषा नेपाल में ही नहीं बोली जाती, भारत में भी बोली जाती है। नेपाली भाषा हमारे सिक्किम राज्य में बोली जाती है और इसमें जो लिपि इस्तेमाल होती है वो है देवनागरी लिपि। ठीक, इसके बाद है पंजाबी भाषा जो कि पंजाब में बोली जाती है और जो लिपि इस्तेमाल होती है इसमें वो है गुरुमुखी लिपि। ठीक, इसके बाद बांग्ला भाषा जो कि पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से बोली जाती है और जो लिपि इस्तेमाल होती है इसमें वो है बांग्ला लिपि। इसके बाद आपकी अंतिम जो भाषा है वो है उर्दू भाषा। ये मुख्य रूप से किसी राज्य में इस तरीके से नहीं बोली जाती कि भाई जनसंपर्क इसमें हो रहा हो। ठीक, इसमें जो लिपि इस्तेमाल होती है वो है फारसी और अरबी लिपि। उर्दू भाषा में शेरो शायरी काफी होती है।
ठीक, कि भाई जनसंपर्क की भाषा तो कम है, लेकिन शेर व शायरी की अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ये भाषा काफी उचित भाषा है। ठीक, तो उर्दू भाषा में आपको शेर व शायरी देखने को मिल जाती है। ठीक, तो दोबारा से बात कर लेते हैं भाई, तमिल भाषा जो तमिलनाडु राज्य में बोली जाती है और इसकी भाषा जो लिपि है तमिल लिपि। फिर है तेलुगु भाषा जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है और तेलुगु लिपि में लिखी जाती है। फिर है आपकी नेपाली भाषा जो सिक्किम राज्य में बोली जाती है देवनागरी लिपियों। फिर है आपकी पंजाबी भाषा जो आपकी पंजाब राज्य में बोली जाती है और गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। 21वीं जो भाषा है वो है आपकी बांग्ला भाषा जो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है और बांग्ला लिपि में ही लिखी जाती है। फिर है अंतिम भाषा जो है उर्दू भाषा जो आजकल किसी राज्य में मुख्य तौर पर नहीं बोली जाती जनसंपर्क के लिए। इसकी जो लिपि है वो है आपकी अरबी और फारसी लिपि, फारसी और अरबी लिपि। उर्दू भाषा में आपको शेर और शायरी मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों अभी हमने बात की उन 22 भाषाओं की, ठीक, जो आपको संविधान द्वारा मान्यता प्रदान है। ठीक, तो जिनको संविधान द्वारा मान्यता दी गई है उन 22 भाषाओं की बात की हमने, उनके राज्य की बात की और साथ ही साथ उनकी लिपियों की बात की। लिपि के बारे में भी हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि भाई मौखिक ध्वनियों को जब हम लिखित रूप प्रदान करते हैं तो जिन चिन्हों के द्वारा लिखित रूप प्रदान करते हैं वही आपकी लिपि कहलाती है। या हम कहें कि उच्चारित ध्वनियों को लिखने की जो विधि है वो लिपि के द्वारा ही पूरी होती है। अब यहां हम बात करने वाले हैं भाई लिपि जो हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा की जो लिपि है, मुख्य रूप से हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि। ठीक, हिंदी और संस्कृत की जो भाषा की लिपि है आपको मालूम है वो देवनागरी लिपि है। ठीक, आज हम देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे कि भाई देवनागरी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसका उद्गम कहां से माना जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई देवनागरी जो लिपि है, जो देवनागरी आपकी लिपि है, देवनागरी लिपि का उद्गम या देवनागरी लिपि जो है वो प्राचीन, काफी प्राचीन ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई मानी जाती है, विकसित हुई मानी जाती है। ठीक, तो साथियों हम बात करने वाले हैं हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि जो कि है आपकी देवनागरी लिपि। सबसे पहले अगर बात करें कि भाई देवनागरी लिपि कहां से उत्पन्न हुई, तो देवनागरी लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई मानी जाती है। काफी प्राचीन लिपि थी ब्राह्मी लिपि, उसी से उसका उद्गम माना जाता है। या मैं कहूं कि ब्राह्मी लिपि जो है देवनागरी लिपि जो है वो प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम आगे विशेषताओं की बात करें। तो साथियों अभी हमने देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। अब हम देवनागरी लिपि की विशेषताओं की बात करेंगे। ठीक, कि भाई देवनागरी लिपि की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो देवनागरी लिपि है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक, यानी जब हम इसे लिखते हैं तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। जैसा मैं अभी लिख रहा हूं, यहां से मैं यहां की तरफ जा रहा हूं। ठीक, अगर हम बात करें उर्दू भाषा की तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन देवनागरी लिपि आपकी बाईं से दाईं ओर यानी कि लेफ्ट टू राइट चलती है। बात करें अगर इसकी दूसरी विशेषता की तो ये विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है, एकमात्र
वैज्ञानिक लिपि है। ठीक, विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक लिपि यानी साइंटिफिक आपकी ये स्क्रिप्ट है, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। कई बार बात चलती है कि भाई जो टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात सबसे पहले की गई थी आपकी संस्कृत भाषा में, ठीक, क्योंकि संस्कृत भाषा की लिपि है आपकी देवनागरी लिपि, या उसके बाद हिंदी भाषा में कि भाई उसकी भी लिपि है देवनागरी लिपि। इसमें होता क्या है कि जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा भी जाएगा, तो इसमें कंफ्यूजन की संभावना कम रहती है, इसीलिए ये विश्व की एकमात्र लिपि के रूप में भी जानी जाती है। अगर बात करें कि भाई इसके चिन्ह की, कि एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है, निर्धारित है। हम ऐसा भी कह सकते हैं हर ध्वनि का अपना अपना एक चिन्ह निर्धारित है, ठीक, कि भाई एक जो ध्वनि निकलती है उसका अलग अलग आपको चिन्ह देखने को मिलता है, अलग अलग अक्षर भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इसकी अगली विशेषता की, तो भाई इसके लेखन में और मुद्रण में आपकी एक रूपता देखने को मिलती है कि जैसी आपकी लिखी गई है वैसी ही आपकी ये छपी भी होती है। कि भाई बात करें लेखन व मुद्रण में, मुद्रण का अर्थ है साथियों प्रिंटिंग या प्रिंटेड जो टेक्स्ट रहता है, लेखन व मुद्रण में एक रूपता है, ठीक, कि जैसी लिखी जा रही है वैसे ही इसकी प्रिंटिंग भी चलती है। अगर बात करें कि भाई जैसी ये बोली जा रही है, यानी इसके ध्वनि में और चिन्ह में एक रूपता देखने को मिलती है। अगली जो विशेषता है कि भाई ध्वनि व चिन्ह में एक रूपता है। सबसे पहले हमने बात की थी कि भाई वैज्ञानिक लिपि है, और क्यों है वैज्ञानिक लिपि, कि जैसी आपकी बोली जा रही है, जैसी ध्वनि है वैसा ही आपको चिन्ह देखने को मिलता है। इंग्लिश की तरह नहीं है कि भाई बोला कुछ जा रहा है और लिखा कुछ जा रहा है, ठीक, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कहीं डी साइलेंट हो जाता है, कहीं के साइलेंट हो जाता है, तो उसमें एक रूपता आपको कई जगह देखने को नहीं मिलती। जबकि बात करें देवनागरी लिपि की, तो इसके ध्वनि व चिन्ह में एक रूपता आपको देखने को मिलती है, ठीक। अगर बात करें भाई कंप्यूटर पर लिखने की, ये यूनिकोड द्वारा कि भाई कोड होते हैं जिससे एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। यूनिकोड द्वारा देवनागरी लिपि में किसी भी लेख को अन्य भाषा में, किसी भी लेख का अन्य भाषा में अनुवाद किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक। तो साथियों यूनिकोड द्वारा, जैसे कि आप गूगल ट्रांसलेटर द्वारा या किसी अन्य सॉफ्टवेयर द्वारा जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, यदि आपका जो लेख है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और फिर यूनिकोड द्वारा आप उसे किसी भी अन्य भाषा में उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो साथियों अभी हमने बात की देवनागरी लिपि की कुछ प्रमुख विशेषताओं की। एक बार फिर से इनकी बात करते हैं कि भाई पहली जो आपकी विशेषता है कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है, ठीक। दूसरी जो विशेषता है कि भाई ये विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि जैसी बोली जाती है वैसी लिखी भी जाती है। तो इसमें आपको साइंटिफिक जो आपका वैज्ञानिक रूप है वो देखने को मिलता है, ठीक।
बात करें तीसरी विशेषता की, तो इसमें एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है, यानी एक एक ध्वनि जो है उसके लिए एक एक चिन्ह आपका यहां पर देखने को मिलता है। अगर बात करें चौथी विशेषता की, तो इसके लेखन व मुद्रण में यानी कि प्रिंटेड जो टेक्स्ट है उसमें एक रूपता आपको देखने को मिलती है, जैसे हम लिख रहे हैं वैसी वो छपता भी है। ठीक, अगर बात करें इसकी पांचवी विशेषता की कि ध्वनि व चिन्ह में एक रूपता है, तभी तो ये वैज्ञानिक भाषा कहलाती है कि भाई जैसी इसकी ध्वनि निकलती है वैसे ही आपके इसके चिन्ह लिखे हुए पाए जाते हैं। ठीक, और वही बात करें इसकी अंतिम विशेषता की, ठीक, विशेषताएं तो कई सारी हैं लेकिन मुख्य रूप से कुछ विशेषताएं आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। भाई इसकी जो छठवीं विशेषता है कि यूनिकोड द्वारा देवनागरी लिपि में किसी भी लेख का अन्य भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। तो ये देवनागरी जो लिपि है बड़ी ही महत्वपूर्ण लिपि है। ठीक, आज हमने इसकी विशेषताओं की भी बात की, क्यों? क्योंकि जो हमारी राजभाषा है हिंदी और हिंदी की जो जननी भाषा है संस्कृत, वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो साथियों, ये थी आज की क्लास भाषा और लिपि के बारे में। उम्मीद करता हूं मैं कि भाई ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो साथियों, इसी के साथ वक्त है विदा लेने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से सुचारू रूप से कर रहे होंगे। नमस्कार।